हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दिस इज सचिन राणा हेयर। आज हम करने वाले हैं रेजोनेंस का पार्ट नंबर 2। आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूं जो लोगों को डाउट्स आ भी रहे होंगे। सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा? सिलेबस आपके फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले कंप्लीट हो जाएगा, जेई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले। साथ में आपके पास कौन कौन अटेंड कर सकता है इसको? हर कोई अटेंड कर सकता है। 11 12 ड्रॉपर्स, 2024 25 26 27 28 कोई भी कर सकता है, ठीक है, जो भी जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो। साथ में रोज वीडियोस आपके पास आएंगे 5:30 PM। प्लीज अंडरस्टैंड, मैं एक्स से लेके X+8 तक एडवांस रिकॉर्डिंग करके चल रहा हूँ। मतलब जो आज आप वीडियो देख रहे हो, इसके अगले 8 दिनों की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हो चुकी है। बिकॉज अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने 3 फॉरेन ट्रिप्स मेरी ऑलरेडी प्लान्ड है। तो मैं ऑलरेडी 8 डेज एडवांस चल रहा हूँ शेड्यूल से, ठीक है। तो रोज़ आपके पास 5:30 बजे वीडियो आएगी, जिसका होमवर्क भी आपको टेलीग्राम के ऊपर दिया जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम भी आपने ज्वाइन कर लिया होगा। रोज़ होमवर्क दिया जाता है, बहुत सारी शीट्स अभी तक आपको ऑलरेडी दे दी गई हैं, ठीक है। आज हमारे पास रहेगा रेजोनेंस पार्ट नंबर 2। स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली एक क्वेश्चन के साथ, ठीक है। बिकॉज पिछली क्लास में हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाना सीख रहे थे, अब उसी को हम आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे इस सेशन के अंदर। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल आपको एक मॉलिक्यूल दिया गया है, ट्राई करिए इसको। पहले मेरे साथ क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है, एंड फिर वीडियो को पॉज करिए एंड इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करिए। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि आप कितने तरीकों से कर सकते हो। तो पहले हम एक नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, बिकॉज हर किसी का अभी तक उतना एडवांस लेवल दिमाग नहीं बना होता है स्टार्टिंग में। तो धीरे धीरे करके आपका दिमाग ऑटोमेटिकली बनेगा। कंपाउंडिंग होता है ये, ठीक है। कंपाउंडिंग एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करता है रोज मेहनत कर करके। सडनली एक दिन में नहीं होगा, ठीक है, धीरे धीरे कर करके वो बढ़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं नॉर्मल तरीका आपको बता देता हूँ, फिर अपन डिस्कस कर लेंगे वो स्मार्ट तरीका जो हमने कल डिस्कस किया था। तो इधर से इधर गया, इधर से इधर आया, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे आपके पास बन के आ जाएगा। अच्छा, आज के हमारे टॉपिक्स क्या रहेंगे? आज हम पूरा का पूरा रेजोनेंस तो करेंगे ही करेंगे, साथ में स्टेबिलिटी वाली चीज़ें, मीजोमेरिक वाली चीज़ें, ताकि मैं आपको MS चौहान से होमवर्क दे सकूं। वो जो होमवर्क होगा वो आपको हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद मिल जाएगा, ठीक है। मतलब अगले लेक्चर के बाद आपको दबा के होमवर्क मिलेगा MS चौहान से। अभी तक हम आपको शीट्स दे रहे थे, तो रोज का रोज होमवर्क करिए। हर लेक्चर के बाद हर लेक्चर का होमवर्क होना चाहिए, अगर आप बाद में भी देख रहे हो। ओके, अब देखिए, इधर से इधर गया, इधर से इधर गया। गॉड्स इक्वेशन, गॉड्स इक्वेशन क्या बोलती है? नेगेटिव इज इक्वल टू बॉन्ड, बॉन्ड इज इक्वल टू लोन पेयर। बिकॉज तीनों में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद रहते हैं, तो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। जंक्शन पे आगे, जंक्शन पे आगे इसको बताया जाएगा अभी जब हम स्मार्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। इधर से इधर, इधर से इधर। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको ये समझना पड़ेगा, एग्जामिनेशन हॉल में जब बड़ा क्वेश्चन आए, ठीक है, तो वहां पे स्मार्ट तरीके से खेलना है, वो कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। ट्रिक से आप कहीं नहीं पहुंचोगे भाई, सीधा सा फंडा है। बिकॉज ट्रिक्स ओनली वर्क इन सम क्वेश्चंस, कंसेप्ट्स ऑलवेज वर्क। तो हमेशा कंसेप्ट्स के ऊपर फोकस करिए। ओके, तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा डबल डबल माइनस, मेरे भाई डबल 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 बॉन्ड ओ, ये बन गया। उसके बाद माइनस इधर गया, इधर से इधर आया, तो यहाँ से बन के आ जाएगा, देखिए ध्यान से, माइनस डबल 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 बॉन्ड ओ। अभी भी खेल रुका नहीं, अब क्या हो जाएगा? माइनस इधर से इधर गया, इधर से इधर आया, तो यहां से, ठीक है। ये मैं आखिरी क्वेश्चन ऐसा है जिसमें मैं पूरे बना के दिखा रहा हूं। अब हम स्मार्ट तरीके से ही सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा। उसके बाद एक और फाइनल स्ट्रक्चर बन सकता है, जो हमारे पास बन के आ जाएगा हमारा फिनॉक्साइड डेरिवेटिव। वैसे फिनॉक्साइड नहीं है, अल्फा नैप्थॉल का है, वो आप अमीन्स के टाइम पे हम आपको बताएंगे। अच्छा, तो अब आपके हिसाब से कितने स्ट्रक्चर्स इसके होने चाहिए? 9 होने चाहिए, लेकिन वो गलत है। क्यों? 1000 बार आपको बताया है, जब भी जंक्शन पे हम होंगे
हमें दोनों तरफ एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमने एक्सप्लोर कर लिया, राइट हैंड साइड करवा देते हैं आपको अब। तो राइट हैंड साइड में जब जाएगा तो एक स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा मेरे भाई, ये आपका वो स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास पूरा का पूरा तरीका सॉल्व करने का, जो मैंने आपको दिखा दिया। लेकिन आपको भी पता है कि हमें टाइम भी बचाना है एंड कंसेप्ट्स भी सही आने चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, स्मार्ट तरीका यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, टाइम दूंगा मैं लिखने का, हर बार मैं पॉज होके साइड हो जाता हूँ, तब लिख लिया करो। जब तक मैं ना बोलूँ लिखने के लिए तब तक मत लिखा करो। ठीक है, हमेशा स्लाइड के एंड में लिखो, पहले समझो, समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पोथी भरने से नहीं होगा। ओके, तो हमने पहले देखते हैं कि और क्या तरीका हो सकता है स्मार्ट तरीका। माइनस इधर गया, फिर माइनस इधर आएगा, फिर मेरे भाई माइनस यहाँ पे आएगा। जब भी जंक्शन आए दोनों तरफ हमें जाना पड़ेगा पॉज लेके। तो लेट मी से मैं उसको लेफ्ट हैंड साइड ले जा रहा हूँ पहली बार। तो जब मैं उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाता हूँ तो एक छोड़ के अगला, ऑल्टरनेट है ना, एक छोड़ के अगला, एक छोड़ के अगला, एक छोड़ के अगला, एक छोड़ के अगला। तो ये हमारे पास बन जाएगा अगर हम लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं। सिमिलरली अगर मैं राइट हैंड साइड जाना चाहूँ तो राइट हैंड साइड इस ग्रीन वाले के लिए तो ले जाइए इसको, एक ही पॉसिबिलिटी है, तो ये बन जाएगा। तो वहां से भी आप देख सकते हो कि जो टोटल रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन के आ जाएंगे 3 4 7 3 10, तो मेरे भाई 10 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन के आ जाएंगे। समझ आया नहीं आया, वही 10 मैंने आपको यहाँ पे भी बना के दिखा दिया। वेरी क्लियर, बहुत सिंपल है, बस मेंटल एबिलिटी है ये, कोई फॉर्मूला से कभी आप इसमें कर ही नहीं पाओगे, कोई फॉर्मूला बल्कि एग्जिस्ट भी नहीं करता है। मेंटल एबिलिटी जैसे एनटीएससी के टाइम पे होता। तो पॉज करके लिख लीजिए, आगे चलते हैं। नंबर बी ट्राई करिए, ये आपके पास जेईई एडवांस्ड कब का है, 2015 का क्वेश्चन है। ट्राई करिए इसको पॉज करके, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। ये तो मेरे हिसाब से आपको जनरली सभी अच्छे टीचर्स के नोट्स में 15 से पहले ही मिलता होगा। ठीक है, बल्कि हमारे जहाँ पे हम पढ़ते थे, because तब तुम स्टूडेंट ही थे, ठीक है, तो वहाँ पे भी नोट्स में था, अल्फा नैप्थोल फिर बीटा नैप्थोल, स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहता है ये। ओके, तो ये आपके पास है जेईई एडवांस्ड 2015, इंटीजर टाइप था, 0 से 9 के बीच में आंसर आना चाहिए। ट्राई करिए पॉज करके। आइए अब हम इसको डिस्कस करते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, अब हम थोड़ा स्मार्ट तरीके से खेलना चाहेंगे, बिकॉज हमने पूरा का पूरा तरीका एक और बार रिवाइज कर ही लिया है एंड कल भी हम इसको ढंग से देख चुके हैं। दिमाग लगाना सीखो, दिमाग लगा के ही आप हर सब्जेक्ट में आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, जेईई इज इक्वल टू दिमाग। ओके, तो माइनस इधर से इधर जाएगा पहले। ठीक है, पहले वाला आप बनाना भी चाहो तो आप देख भी सकते हो इस प्रकार से, माइनस ऐसा जाएगा, फिर ये माइनस एक छोड़ के अगला इधर जाएगा, ऑल्टरनेट, एक छोड़ा अगले पे गए ये बन जाएगा, तो छोड़ के अगले पे गए ये बन जाएगा। वंस अगेन हम किस पे आ गए, जंक्शन पे आ गए। तो जब भी जंक्शन पे आएंगे पॉज लेना पड़ेगा। अब देखो ये कहाँ कहाँ जा सकता है, ये ऊपर भी जा सकता है, ये इधर भी जा सकता है कंटिन्यूड फैशन में। आप बोलोगे पीछे क्यों नहीं जा सकता, पीछे जाओगे तो ये बन जाएगा ना जहाँ से आया है, वो तो कॉमन सेंस है। तो एक बार मैं इसको यहाँ पे ले जाता हूँ, मतलब राइट हैंड साइड ले जाता हूँ, तो क्या बन जाएगा, एक छोड़ के अगला, एक छोड़ के अगला, ये बन जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इसको ऊपर वाली साइड ले जाऊं, मतलब इस तरफ, तो एक और पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक छोड़ के अगला, एक छोड़ के अगला। तो कितने बन गए मेरे भाई, तो टोटल रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज इक्वल टू 1 2 3 6 plus 3, that is equal to 9. The total resonance structures for the given JEE advanced official question are equal to 9. पॉज करके लिख लीजिए, जिन्होंने सही किया है उनके लिए ऑब्वियस सी बात है कॉन्फिडेंस बूस्टर की तरह भी एक्ट किया होगा। ठीक है, ओके, बट ऑब्वियस सी बात है हम जेईई एडवांस के ऊपर का ही पढ़ते हैं। तो आइए ट्राई करिए अब हमारे क्वेश्चंस।
तो फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया है ये मॉलिक्यूल, ढंग से ट्राई करना। इसमें पुराने बैचेस फंसते भी थे, लेकिन कुछ कुछ लोगों ने सही भी किया था, फिर वो बाद में अच्छे कॉलेजेस भी गए थे। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैं आपको साथ में दे रहा हूँ ट्राई करने के लिए। एक ये है, नंबर सी, नंबर डी भी आपके पास इसी का भाई है। कर लेते हैं कॉपी पेस्ट, बिकॉज फीचर है तो क्यों ना यूज करें। ओके, इरेजर में अब वही एक्सपेक्ट कर रहे हो जो मैं करने वाला हूँ। यहाँ पे ऑब्वियसली आपके पास ओ माइनस हो जाएगा। ट्राई करिए इन दोनों क्वेश्चंस को पॉज करके, उसके बाद एक नंबर ई जो रहेगा वो रहेगा आपके लिए होमवर्क, जो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताने का है। पिछले वीडियोस मैं आपको बता देता हूँ, होमवर्क का आंसर आपको हमेशा नेक्स्ट वीडियो की कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है मिल जाएगा। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट वाले का मैंने रेजोनेंस पार्ट 1 में दिया था, सिमिलरली जो आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट का जो रेजोनेंस पार्ट 1 का होमवर्क था वो आपको रेजोनेंस पार्ट 2 की कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो होमवर्क करिए, पार्टिसिपेट करिए, बिकॉज उससे आपका डिसिप्लिन भी मेंटेन रहता है। क्लास का होमवर्क क्लास में ही निपट गया। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा जो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, तुक्केबाजी मत करना वरना अटक जाओगे। ठीक है, डिस्कस करें फिर। सबसे पहले अगर मैं नंबर सी वाले के बारे में बात करता हूं, पहले आंसर बता देते हैं आपको। तो इसका जो टोटल रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, अब भाई सारी चीजें ना हमें याद हो चुकी, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं ना, MS चौहान के कौन से क्वेश्चन में गड़बड़ है वो तक मुझे याद है। ठीक है, वो तक मुझे याद हो गया है। तो टोटल यहाँ पे बन के आ जाएगा, टोटल इज इक्वल टू 14, एंड यहाँ पे जो नंबर डी है वहां पे टोटल, इसका जो आंसर है, ये जो नंबर डी वाला क्वेश्चन है इसका आंसर बन के आ जाएगा, समझ आ रहा है नहीं आ रहा। जैसे मुझे एक क्वेश्चन अभी याद आ रहा है, MS चौहान में GOC के एंड में एक क्वेश्चन आता है जहाँ पे एंथ्रासीन बना है, उसके ऊपर डबल बॉन्ड ओ लगाया है, लेकिन वो मॉलिक्यूल ही गलत बना के दिया। ठीक है, लाइक उस प्रकार की चीज़ें। ओके, तो अगर आपका आंसर मैच कर रहा है, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छे क्वेश्चंस एक्चुअल में सही कर लिए हैं। एक मैं आपके लिए डिस्कस कर देता हूँ, नंबर सी वाला। ठीक है, डिस्कस करते हैं फिर ढंग से, भाई सीखना है इसमें, अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या क्या हो जाएगा, देखिए स्टार्ट करते हैं। एक छोड़ के अगला इधर जाएगा, ये आपके पास एक छोड़ के अगला इधर आएगा। कहाँ पे आ गया भाई साहब, जंक्शन पे आ गया। कहाँ पे आ गया, जंक्शन पे। तो आइए पहले जंक्शन को एक्सप्लोर कर लेते हैं। इसको लेफ्ट हैंड साइड, पहले मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जा रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए। तो क्या बन जाएगा, माइनस माइनस। अगर मैं इसी माइनस को राइट हैंड साइड ले जाऊं, राइट हैंड साइड, देखिए मजेदार क्वेश्चन है, एक छोड़ के अगला इधर चला जाएगा। समझ आया नहीं आया? तो जंक्शन के बाद एक और जंक्शन पे वो आ गया है। तो अब इसके पास 2 पॉसिबल सिनारियोज हैं, या तो वो लेफ्ट जाए या तो वो ऊपर जाए। तो कहाँ पे लेके जाए, सबसे पहले चलो लेफ्ट ले जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट ले जाइए। तो जब मैं इसको लेफ्ट लेके जाता हूँ, एक टाइम पे एक ही सॉल्व करो, दोनों को सॉल्व करने के लिए मत लगो, ठीक है, फिर फंस जाओगे। तो जब मैं इसको लेफ्ट लेके जाता हूँ तो एक छोड़ के अगला, एक छोड़ के अगला, ये बनेगा एक छोड़ के अगला, एक छोड़ के अगला। तो रेड वाला जो है वो इस प्रकार से आपके पास बन के आ जाएगा। कोई दिक्कत भाई साहब किसी को, समझ आ रहा है कैसे दिमाग लगाया जा रहा है? अब उसके बाद एक और पॉसिबल सिनारियो हो सकता है कि हम इसको ले जाएं इस तरफ, बस यही आखिरी मैथमेटिकल पॉसिबल सिनारियो है। तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर गया, एक छोड़ के अगला, एक छोड़ के अगला, एक छोड़ के। तो मेरे भाई गिन लीजिए इसमें कितने चार्जेस हमारे पास मौजूद हो रहे हैं इंडिविजुअली, देख सकते हो 3 3 6 प्लस 4 10 प्लस 4 14। जो बाकी लोग इसको सॉल्व करेंगे आधा घंटा लगा के बेयर मिनिमम, ठीक है, हम लोग 5 मिनट भी नहीं, कितना बोलूँगा मैं, 30 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी मेंटल एबिलिटी कैसी है। एंड टाइम के साथ ऑब्वियसली इंक्रीज करेगी ही करेगी।
समझ आ गया? इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है 16। सेम तरीके से ट्राई कर लीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताने का है कि क्या आंसर आ रहा है। ठीक है मेरे भाई, पॉज करके लिख लीजिए इसको, आगे चलते हैं। ठीक है, ओके, हेडिंग डाल लीजिए फिर हमारे नेक्स्ट टॉपिक की इसी के अंदर, दैट व्हाई डज रेजोनेंस अकर। आप बोलोगे ये तो आप पढ़ा चुके हो, यस ऑब्वियसली पढ़ा चुके हैं, लेकिन उसका हाफ चीज हमने पढ़ाई है अभी तक, मतलब एक रीजन पढ़ाया है। तो व्हाई डज रेजोनेंस अकर, तो नंबर वन रीजन तो हम देख चुके हैं कल का जहां से हमने लेक्चर ही स्टार्ट किया था, कि नंबर वन रीजन क्या था, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के बॉन्ड पैरामीटर्स मैच नहीं कर रहे थे, तो उनको मैच करवाने के लिए हमें रेजोनेंस नामक प्रोसेस बनाना पड़ा। वही जो मैंने आपको ब्लैक होल का भी एग्जांपल दिया था, थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल। तो नंबर वन लिख लीजिए, टू एक्सप्लेन दी bond parameters, to explain the bond parameters, bond parameters, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिए बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ। क्या मैं शर्ट में पतला लगता हूँ है ना? ये कोट क्या बोलते हैं ब्लेजर से, एक बार बताना भाई। ओके लिख लीजिए, टू एक्सप्लेन दी बॉन्ड पैरामीटर्स, बॉन्ड पैरामीटर्स। ठीक है, अब आते हैं मुद्दे पे, अब लिखना मत, समझ लो पहले। आप लोगों ने फिजिक्स में देखा ही होगा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बिल्डिंग लेता हूं, लेट मी से ये, तो इस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? जीरो बोल रहे हो तो गलत है। अगर मैं इसको रेफरेंस लेवल मानता हूं, तब हम मान सकते हैं कि यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है जीरो। तो इसको रेफरेंस लेवल मान लेता हूं मैं। यहां पे हमारे पास एक बॉल पड़ा है, टेनिस बॉल, एनी बॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल एक्सेट्रा। तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा mgh mg0 विच इज इक्वल टू 0। देखो मत, समझ लो पहले। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लेता हूँ, मतलब मॉलिक्यूल नहीं सॉरी बॉल लेता हूँ, सेंटर ऑफ मास से अगर मैं हाइट h मान लेता हूँ, तो इसका जो बन के आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, वो कितना बन जाएगा भाई साहब? mg इंटू एच, एज्यूमिंग दिस टू बी द रेफरेंस लेवल mgh। लॉजिकली मुझे एक चीज बताइए, दोनों में से ज्यादा स्टेबल बॉल कौन सी होगी? एक तरीका ना देखने का, क्या तरीका है? इसको मैंने धक्का दिया तो ये तो सेम ही मैनर में करेगा, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसलेशन बोल, याद नहीं आ रहा क्या इस टर्म को यूज करते हैं, लीनियर मैनर में मूव करेगा। एंड जब मैं इसको धक्का दूंगा, ये तो भाई साहब नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा। इसका मतलब क्या है? आपको एक चीज पता ही है ना, दुनिया में हर सिस्टम स्टेबिलिटी पे आना चाहता है, तो ये वाला सिस्टम भी स्टेबिलिटी पे आता है जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाए। तो यहां से आपको क्या डेरिवेशन मिलता है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है तो हमारे पास जो स्टेबिलिटी है वो घट जाती है। कैसे? वो भी मैंने आपको दिखा दिया कैसे, सिंपल फिजिक्स के द्वारा। तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी एंड स्टेबिलिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल इन, पोटेंशियल एनर्जी एंड स्टेबिलिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल इन नेचर। पॉज करके लिख लीजिए इसको। अब हम इसी का एप्लीकेशन देखेंगे नेक्स्ट पेज, लीजिए पॉज करके। आइए अब फॉर एग्जाम्पल मैंने एक, अब बिल्कुल ध्यान से देखना, मैं बहुत ही शानदार चीज़ है जो आप रट रट के आते हो हमेशा, वो मैं प्रूव करूंगा आपके सामने। देखो, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिया जिसका नाम है बेंजीन। ठीक है, इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड हो जाएगा वो हो जाएगा ये एक मैं हाइपोथेटिकल इक्वेशन लेना चाह रहा हूं, हाइपोथेटिकल मैथमेटिकल इक्वेशन, हाइपोथेटिकल मैथमेटिकल इक्वेशन।
बिकॉज इससे इससे आपके सामने बहुत सारी चीज़ें एक्चुअल में प्रूव हो जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना, लिखो मत, लिखने का टाइम मिलता है आपको पॉज करके आप इन्फिनिटी तक लिखते रहो, लेकिन पहले समझ लो हो क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि इसकी एनर्जी है कुछ ए जूल्स, मैंने बोला मेरे भाई इसकी एनर्जी है कुछ पी जूल्स, तो लॉजिकली कौन सी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए? सोचो, जो ज्यादा स्टेबल होगा उसकी कम एनर्जी होगी, पिछले पेज पे प्रूव किए फिजिक्स के द्वारा। ठीक है, एंड यहाँ पे ये चीज तो एग्जिस्ट भी नहीं कर रही है ना, तो जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है वो तो भाई साहब भयंकर अनस्टेबल है। इसका मतलब अगर मैं एग्जाम्पल के लिए मान लेता हूं कि इसकी एनर्जी की वैल्यू है 100 जूल, तो इसकी एनर्जी की वैल्यू 100 से कम होनी चाहिए, तो अभी के लिए हम मान लेते हैं 70 जूल, 70 जूल्स। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 70 है, तो कुछ एनर्जी सिस्टम से निकल रही होगी मेरे भाई, कुछ एनर्जी सिस्टम से निकल रही होगी जिसकी मैथमेटिकल वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 30 जूल्स होनी चाहिए हमारे एग्जाम्पल के द्वारा, 30 जूल। तो आपको क्या समझ आ रहा है ये सब देख के जो मैंने आपके सामने किया? आपको ये समझ आ रहा है कि बेसिकली ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, नंबर 1 वो हमारे पास है एक्सोथर्मिक। क्या ये प्रोसेस कभी भी एंडोथर्मिक हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल आपने कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिया, एक रेजोनेंस हाइब्रिड लिया, तो हाइब्रिड तो हमेशा ही स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल होगा, तभी तो वो एग्जिस्ट कर रहा है ना, वही तो फंडा है। तो ये प्रोसेस हमेशा हमारे पास एक्सोथर्मिक रहने वाला है। जहां पे भी हीट आती है उसको हमेशा कुछ ना कुछ नाम दिया जाता है, इस हीट को हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। क्या बोलते हैं मेरे भाई? रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी। अगर मैं मैथमेटिकली बोलना चाहूं तो रेजोनेंस एनर्जी क्या हो जाएगा? 100 माइनस 70, 100 माइनस 70, दैट इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर, 100 माइनस 70 माइनस एनर्जी ऑफ द रेजोनेंस हाइब्रिड। सभी लोग इसको रट के आते हैं कि ये ऐसा होता है। क्यों होता है? बिकॉज आपके सामने सिस्टम ही एक्सोथर्मिक है। इसको हमने मॉड्यूलस में क्यों लिया है? दिस इज द मॉड्यूलस, बिकॉज हमें पता है ना कि एक्सोथर्मिक है, मैंने आपको ऊपर दिखाई दिया। तो जो माइनस प्लस साइंस हैं उनको हमने यहाँ पे खत्म कर दिया मॉड्यूलस लेके, बिकॉज बाय डिफॉल्ट हमें पता है कि ये एक्सोथर्मिक होने वाला है। ठीक है, तो अब इसको आप लोग पॉज करके लिख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, आइए तो अब इसकी डेफिनेशन आपको ऑफिशियली भी लिखवा देते हैं, लिख लीजिए। रेजोनेंस एनर्जी, अब समझ आ रहा है रेजोनेंस क्यों होता है? बिकॉज स्टेबल स्ट्रक्चर बनता है, बिकॉज हीट रिलीज हो जाती है सिस्टम से। तो लिख लीजिए रेजोनेंस एनर्जी, it is the difference in the energy, it is the difference in the energy, difference in the energy of the resonance structure and the resonance hybrid. It is the difference in the energy of the resonance structure and the resonance hybrid, and the resonance hybrid. It is always exothermic in nature. कैसे? वो आपको दिखाया पिछले पेज पे। It is always exothermic in nature, exothermic in nature, exothermic in nature.
अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अभी हमने पोटेंशियल एनर्जी और स्टेबिलिटी का रिलेशनशिप डिराइव किया। मेरा क्वेश्चन ये है, और सोचिए इसको 2 मिनट पॉज करके, कि अगर रेजोनेंस एनर्जी बढ़ता है, अगर मेरे भाई रेजोनेंस एनर्जी बढ़ता है, तो स्टेबिलिटी घटनी चाहिए या बढ़नी चाहिए? दिमाग लगा के सोचो, जैसे हमने पोटेंशियल एनर्जी का डिराइव किया था। अगर रेजोनेंस एनर्जी बढ़ता है तो स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए? स्टेबिलिटी एक्चुअली बढ़ती है। अभी तक हमें क्या पढ़ाया जाता है, जैसे फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी, कि अगर एनर्जी बढ़ रही है तो स्टेबिलिटी घट रही है। यहाँ पे विपरीत हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? सब मैथ्स है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। देखिए पिछले पेज पे हमारे पास जो रेजोनेंस एनर्जी आया, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं डेल्टा एच ले लेता हूं, तो जो डेल्टा एच आ रहा था पिछले पेज से, देखो मत, पहले समझ लो, वो है कुछ a माइनस बी, देख सकते हो ना, कुछ a माइनस बी। तो दो चीज हमारे पास यहां पे है कि अगर डेल्टा एच जो है दैट इज इक्वल टू a माइनस बी। अब जो a की एनर्जी है वो हमारे पास थी 100 जूल पे 100 जूल्स, जो हमने पिछले पेज पे माना था एग्जाम्पल के लिए। अब देखो, मैं बोल रहा हूं कि रेजोनेंस एनर्जी बढ़ रही है, तो बी की मैं दो वैल्यूज ले लेता हूं आपको समझाने के लिए। एक वैल्यू में लेता हूं 70, एक वैल्यू में लेता हूं 30, समझाने के लिए। 13 लेते कुछ 40 ले लेते हैं ना, दोनों थोड़ा सेम, ठीक है, समझाने के लिए। तो जब 70 जूल एनर्जी हुई, बिकॉज आप बोलोगे भाई 100 जूल क्यों फिक्स रखा, इधर क्यों वेरिएशन किया? बिकॉज ये तो हाइपोथेटिकल है ना, ये तो मेरे भाई हाइपोथेटिकल है। रियल लाइफ में क्या हम चेंज कर सकते हैं? कैनोनिकल जो है, सॉरी हाइब्रिड जो है, उसी को चेंज कर सकते हैं। तो वही मैं आपको चेंज करके दिखा रहा हूं। तो एक बार जब 70 जूल हुई तो रेजोनेंस एनर्जी कितना आ गया, वो बन जाएगा 30 जूल। एंड एक बार जब एनर्जी 40 जूल हुई तो 100 माइनस 40, तो जो रेजोनेंस एनर्जी बन के आ जाएगा दैट इज 60 जूल। अब ध्यान से देखिए, सब मैथ्स है यार। 30 वर्सेस 60, ये तो हमें समझ आ गया। तो जब 60 जूल एनर्जी थी, तब 40 जूल पोटेंशियल एनर्जी थी कैनोनिकल की। एंड जब 30 जूल रेजोनेंस एनर्जी थी, तो 70 जूल एनर्जी थी रेजोनेंस, सॉरी हाइब्रिड की, कैनोनिकल नहीं, हाइब्रिड की। तो लॉजिकली कौन सा ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल होना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है 40 वाला 70 से ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। वही तो होता है ना पोटेंशियल एनर्जी एंड स्टेबिलिटी का रिलेशनशिप। तो ये मैंने आपके सामने प्रूव भी कर दिया कि अगर रेजोनेंस एनर्जी बढ़ती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, रेजोनेंस एनर्जी बढ़ती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। वेरी सिंपल मैथमेटिक्स, ठीक है, वेरी सिंपल मैथमेटिक्स, जो लोग रटवा देते हैं। तो समझ आ गया? अब इसको आप पॉज करके लिख लीजिए। यही रीजन है कि रेजोनेंस होता है, यही रीजन है कि आपके पास रेजोनेंस होता है, ताकि स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीज हो सके। तो नंबर 1 रीजन क्या था? बॉन्ड पैरामीटर्स। एंड नंबर 2 रीजन क्या है, जो आपके सामने मैथमेटिकली दिखा दिया, कि स्टेबिलिटी बढ़ जाए मॉलिक्यूल की, बस। ठीक है, आइए अब लिखिए नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक बनता है, हेडिंग डाल लीजिए स्टेबिलिटी कंपैरिजन। स्टेबिलिटी कंपैरिजन बिटवीन द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। स्टेबिलिटी कंपैरिजन बिटवीन द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? बिल्कुल सीक्वेंशियली हम चल रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा कि रेजोनेंस कहाँ पे होता है, फिर हमने देखा कैसे होता है, फिर हमने देखा क्यों होता है पिछले पेजेस पे। अब हम देखेंगे कि जहाँ पे मल्टीपल स्ट्रक्चर हैं, जैसे फिनॉल में 5 स्ट्रक्चर बन रहे हैं, एनिलीन में 5,
तो उन सब की स्टेबिलिटी हम कैसे कंपेयर करें, बिकॉज सबका सबका तो इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं होगा ना हाइब्रिड के अंदर। जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, जो कम स्टेबल होगा उसका कंट्रीब्यूशन कम होगा। ठीक है, तो आइए नंबर 1 पॉइंट लिखिए, इसके अंदर सब लॉजिकल है। न्यूट्रल स्पीशीज, देखिए न्यूट्रल स्पीशीज is more stable, is more stable than the charged species. Neutral species is more stable than the charged species, than the charged species. इसका एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूं। नंबर एफ आज का एग्जाम्पल रहेगा। अब सब समझना चाहिए, ठीक है। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिया 1,3-ब्यूटाडाइन, इसी में रेजोनेंस करवा के हमने ये बनाया माइनस एवं प्लस। ओके, अब दोनों में से स्टेबिलिटी कंपैरिजन पूछा गया है। फिजिक्स लगाओ ना, फिजिक्स। इसको लोग रटवाते हैं कि मोर कोवेलेंट बॉन्ड्स मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी। अरे भाई बॉन्ड वॉन्ड क्या गिनना है, दिमाग लगाओ ना, दुनिया ही साइंस है। देखिए तो यहां पे आपके पास फोर्स कितनी हो जाएगी, नल वेक्टर होगी ना। जब मेरे भाई चार्ज ही नहीं है तो फोर्स कहां से आ जाएगा, कूलम्बिक फोर्स। लेकिन भाई साहब यहां पे तो फोर्स है, और वो फोर्स क्या हो जाएगी, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये वेक्टर नहीं है बिकॉज फिर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, आपको पता ही है हमसे ज्यादा फिजिक्स। ठीक है, तो ये मैंने मैग्नीट्यूड ले लिया, तो आपको समझ आ रहा है ना, +1 × -1 फोर्स आ गया। जहां पे भाई साहब फोर्स आएगी F = -∂U/∂R, याद करिए, वहां पे पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, मतलब अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो जब हमारे पास फोर्स ही नहीं है तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, वो सब दिमाग से हटा दीजिए, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स दिमाग लगाओ, हर क्वेश्चन को नए क्वेश्चन की तरह ट्रीट करो। ठीक है, पॉज करके लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट नंबर 2, सेकेंड पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार मार्क करिए इसको एंड लिखिए इसके अंदर। मैं इसको क्लास में द इंडियन आर्मी रूल भी बोलता हूं, द इंडियन आर्मी रूल क्यों बोलता हूं, जब क्वेश्चंस पे आएंगे तब आपको समझ आएगा। ठीक है, देखिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स with complete octet, resonance structures with complete octet are always more stable than others, are always more stable than others। मेरे भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद करिए, पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की समरी ये नहीं है क्या, हर एलिमेंट चाहता है कि ऑक्टेट उसका पूरा हो जाए, बस वही चीज यहां पे हो रही है, आर ऑलवेज मोर स्टेबल देन अदर्स। ठीक है, अब लिखिए मत, समझिए। नंबर जी एग्जाम्पल आज के लिए ध्यान से देखना, मैं पहले ही क्वेश्चन वो ले रहा हूं जहां पे लोग एक गड़बड़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मॉलिक्यूल है, इसमें रेजोनेंस कैसे होगा, देखिए लोन पेयर देगा इसको, बिकॉज प्लस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, लोन पेयर ने दिया, तो यहां से बन के आ जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड O+H। अब एक बिगनर को क्या लगता है कि भाई साहब यहाँ पे तो कार्बन प्लस है, यहाँ पे ऑक्सीजन प्लस है, ऑक्सीजन ज़्यादा स्टेबल, कम स्टेबल होना चाहिए। यहाँ पे इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है बिकॉज 6 इलेक्ट्रॉन। ये रूल सभी का बाप है, दिस इज द गॉड्स रूल, द इंडियन आर्मी रूल, जैसे मैं बोलता हूँ। ठीक है, बिकॉज पूरा का पूरा सब्जेक्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके ऊपर बेस्ड है। इधर देखिए ध्यान से, इधर सभी का ऑक्टेट पूरा है, का ड्यूप्लेट। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो ना कैसे, 2 4 6 8,
तो यहाँ पे ऑक्टेट सभी का पूरा है। ऑक्टेट कंप्लीशन ऑलवेज डोमिनेट्स ओवर अदर्स, तो इट इज मोर स्टेबल देन दिस। लिख लीजिए इसको भाई साहब जल्दी से। आइए एक और क्वेश्चन देखिए, ताकि ये चीजें जो मिसकंसेप्शंस हैं वो मैं फ्लोरीन से भी क्लियर करवा देता हूँ, जो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ताकि डाउट की कोई गुंजाइश ना बचे। ये क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं अभी, ये आपको मैं अभी थ्योरी ही करवा रहा हूँ जिसमें क्वेश्चंस एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे रेजोनेंस हुआ, इसने दिया, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड F प्लस फ्लोरीन के ऊपर यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 4 6 8, मतलब 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर दे दी, एक लोन पेयर बची होगी। अब ऑब्वियस सी बात है, फ्लोरीन के ऊपर प्लस देख के पहली बार तो यही लगता है कि वो अनस्टेबल होगा ना। ऑक्टेट देखिए, तो यहाँ पे मेरे भाई ऑक्टेट इसका भी कंप्लीटेड है, इसका भी कंप्लीटेड है ना, देखिए 2 4 6, लेकिन यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीटेड नहीं है। ठीक है, देख सकते हैं ना, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके ऊपर, इसलिए ये वाला ज़्यादा स्टेबल बन के आ जाएगा। तो अब तो कभी भी डाउट आना ही नहीं चाहिए इसके बाद, मैंने आपको मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर ही दिखा दिया है। एंड ऊपर से जब आपको शीट्स मिलेंगी आज, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस में आपकी ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस हो जाएंगी इन चीज़ों की। तो हाईलाइट कर लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल हमारे पास बनता है, लिख लीजिए पॉज करके। नेक्स्ट नंबर 3rd रूल लिखिए, माइनस चार्ज, जो आपने इनऑर्गेनिक में पढ़ाई है ये बचपन से, माइनस चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, माइनस चार्ज on more electronegative elements are more stable, are more stable, are more stable। एग्जाम्पल देख लीजिए। अब ऑब्वियसली डाउट आ रहा होगा, कभी भी क्लैश हो तो कौन जीतेगा, ऑब्वियसली इंडियन आर्मी रूल जीत, ठीक है, कोई दो राय नहीं है उसके अंदर। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, लिखो मत अभी, समझ लो पहले 2-3 एग्जाम्पल्स के द्वारा। ये दिया गया है, इसमें रेजोनेंस करवा दीजिए। तो जब हमने रेजोनेंस करवाया तो हमारे पास बन जाएगा ये O- एवं H। दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, पहले देखिए ऑक्टेट कंप्लीटेड कहाँ पे है, सब जगह है, हर जगह ऑक्टेट एवं ड्यूप्लेट कंप्लीटेड है। ड्यूप्लेट होता है, ड्यूप्लेक्स होता है यार, ठीक है, एक बार देखना, ड्यूप्लेट ही याद आ रहा है मुझे, ऑक्टेट, हाँ ड्यूप्लेट। ओके, तो यहाँ पे लेकिन C- है, यहाँ पे O- है, तो ऑब्वियस सी बात है कि O- ज़्यादा स्टेबल। समझ आया या नहीं आया, नंबर J लिख सकते हो, अब समझ आ गया तो NH- C डबल बॉन्ड OH, रेजोनेंस करवाया, डबल बॉन्ड CO-H। ये अभी थ्योरी ही चल रही है, एग्जाम्पल्स अभी मैं कराऊंगा आगे। ओके, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, N-O-, पहले हर जगह सभी का ऑक्टेट कंप्लीटेड है, लेकिन O- ज़्यादा स्टेबल है। लिख लीजिए पॉज करके, बहुत ही सिंपल फंडे हैं, कॉमन सेंस है ये, ठीक है, दीज आर नॉट रूल्स, दीज आर कॉमन सेंस, दिस इज कॉमन सेंस। ठीक है, वही तो मैं बोलता हूँ, लोगों को चाहिए होती है IIT बॉम्बे की CS, लेकिन उनमें CS नहीं होता। CS बोलने का अभिप्राय क्या है यहाँ पे, कॉमन सेंस। पहले कॉमन सेंस रखिए, तभी आप सब अचीव कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट नंबर 4 पे आइए फिर मेरे भाई। तो 4, यस, मोस्ट इग्नोर्ड रूल, जिसके ऊपर मैं फ्यूचर में क्वेश्चन एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ एडवांस के अंदर, तो ध्यान से लिखना है इसके अंदर। बहुत बार हमारे नोट्स में से क्वेश्चंस आए हैं, अब पुरानी वीडियोस देखिए हमारे चैनल के ऊपर, 9 आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस फ्रॉम एडवांस्ड, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है, जहाँ पे मैंने लाइव प्रूव किया आपको विद डेट, कौन सा लेक्चर कब का। ओके, तो बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना इसको, बिल्कुल ध्यान से समझाऊंगा, पहले मैं, लिख लो इसको। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक ऐसा बॉन्ड लिया, ए मतलब सेम एलिमेंट, लाइक CC, NN, OO, ठीक है, एंड एक बॉन्ड मैंने ऐसा लिया लाइक AB, मतलब जैसे CNO, उस प्रकार से ऑर्गेनिक में। तो लिख लीजिए नंबर AA वाले के लिए,
अनलाइक चार्जेस, ये इग्नोर्ड रूल है। देखिए, अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस बोलने का मतलब क्या होता है, मतलब प्लस माइनस। अनलाइक चार्जेस ब्रैकेट में प्लस माइनस ऑन एडजेसेंट एटम्स, ऑन adjacent atoms, adjacent atoms are unstable, are unstable। बताऊंगा क्या मतलब, पहले लिख लो बस, are unstable, एड कर दे, are unstable। इसमें लिखिए एपी वाले में, unlike charges on adjacent atoms are stable, unlike charges on adjacent atoms are stable, are stable। अब मेरे भाई इसका मतलब क्या है वो समझने की हम कोशिश करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब एग्जाम्पल नंबर ए है आज के लिए, ये बहुत ही इग्नोर्ड रूल है, समझना है इसको। पहले मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ, क्वेश्चन अभी हम करेंगे मिक्स करके सभी को, पहले लॉजिक समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने सीसी बॉन्ड लिया एंड एडजेसेंट के ऊपर, मतलब सीसी बॉन्ड के ऊपर प्लस माइनस दे दिया, क्या दे दिया, प्लस माइनस यहाँ पे दे दिया। अब देखो लॉजिकली दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तो जितना ये खींच रहा है उतना ये खींच रहा है, तो क्या हो जाएगा, खींचते खींचते दोनों ऑर्बिटल पास में आ जाएंगे, ऐसा कुछ। जब दोनों ऑर्बिटल पास में आ गए, जैसे बेंड हो गए, तो कंबाइन करने की कोशिश करेंगे, करिए कंबाइन, क्या बन जाएगा भाई साहब, डबल बॉन्ड बन गया या नहीं बना। जो प्लस माइनस है वो एडजेसेंट वाले पे अनस्टेबल हो जाता है अगर वो सेम एलिमेंट से। क्यों अनस्टेबल है, बिकॉज यहां पे आप लोग देख सकते हो, क्या देख सकते हो, कि वो कंबाइन करके डबल बॉन्ड बनाना चाहता है, बिकॉज दोनों की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, दोनों की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो जितना ये खींच रहा है उतना ये खींच रहा है, तो वो कंबाइन हो जाते हैं। लेकिन सेम चीज फॉर एग्जांपल अगर आप कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में करना चाहो एडजेसेंट के ऊपर, तो वहां पे ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगी। क्यों, बिकॉज वहां पे किसी एक की फोर्स ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं C+ ले लूं एंड O- ले लूं, तो O- का दबदबा ज्यादा है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर मैंने नेगेटिव चार्ज भी दे दिया, तो वो तो बोलेगा भाई साहब मैं ज्यादा स्टेबल हूं, मैं तो ज्यादा स्टेबल हूं, तू अपना अपना देख ले, मैं तो स्टेबल हूं। इसलिए वहां पे वो चीज टेबल बन के आ जाती। ठीक है, जैसे कुछ होता है ना दुनिया में, कुछ कंट्रीज का ज्यादा डोमिनेंस रहता है, उसी प्रकार की चीज। इसको लिख लीजिए पॉज करके, लिख लीजिए पॉज करके। ओके, फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट के लिए अभी आपको स्पेस छोड़ना है, ये मैं आपको अगले लेक्चर या इसी लेक्चर में हम बता देंगे क्या होता है। अभी के लिए स्पेस छोड़ दीजिए, कितना स्पेस छोड़ना है, जितना फोर्थ पॉइंट में आपने पूरा यूटिलाइज किया है उतना ही फिफ्थ पॉइंट के लिए स्पेस छोड़ दीजिए। ठीक है, आइए अब आपको करवाते हैं क्वेश्चंस। देखिए हेडिंग, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, compare the stability of the following resonance structures, the following resonance structures। ठीक है, आइए नंबर के क्वेश्चन रहेगा आज के लिए, ट्राई करिए पॉज करके, हमेशा पहले ट्राई किया करो फिर आंसर देखा। ओके, तो ये आपको दिया गया है एसिटिक एसिड, इसी का एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको बना के दिया गया है C+, OH, इसी का एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको बना के दिया गया है जो है ये। पॉज करिए, ट्राई करिए। ओके, डिस्कस करते हैं।
तो यहाँ पे है ये A, ये है B, ये है C। सबसे पहले ऑक्टेट कहाँ कहाँ कंप्लीटेड है, एक बार हम लोग वो वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे सभी का ऑक्टेट पूरा है, यहाँ पे इसका नहीं है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे सभी का ऑक्टेट पूरा है। तो मतलब जो कंपटीशन है दैट इज बिटवीन A एंड C, लेकिन A में चार्जेस नहीं है, C में चार्जेस है, ठीक है, तो कोलम्बिक फोर्स आ जाएगी, इसलिए A इज मोर स्टेबल देन C इज मोर स्टेबल देन। आई होप समझ आ गया हो। आइए नंबर L, पॉज करके लिख लिया होगा। अब देखिए, अब मैं आपको वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो कंसेप्ट जो था इग्नोर्ड वाला उसके ऊपर। तो फॉर एग्जांपल आपको दिया गया है फिनॉल, इसी का हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया, आपको कल होमवर्क भी दिया गया था, 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन के आने चाहिए थे। फॉर एग्जांपल एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये है एंड एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये है। पॉज करके सोचिए, ABC क्या ऑर्डर हमारे पास होना चाहिए इसके अंदर। अब देखिए ध्यान से और समझिए, और समझिए, पहली बात तो ऑक्टेट कहाँ कहाँ कंप्लीटेड है, तीनों में है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन चार्जेस की वजह से A तो सबसे ज़्यादा स्टेबल बन जाएगा, वो क्वेश्चन ही नहीं है। जो क्वेश्चन है वो इससे स्टार्ट हो रहा है कि क्या B वाला ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए या C वाला ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, प्लस ऑक्सीजन पे है, माइनस कार्बन पे है, ऑक्सीजन पे है, कार्बन पे माइनस, इसका मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, अनलाइक जो चार्जेस हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स पे प्रेजेंट हो रहे हैं। तो हम क्या चाहते हैं, वो पास पास में रहे ना, वो पास पास में रहे, तो A इज मोर देन C इज मोर देन, बस ये बन के आ जाएगा। ठीक है, पॉज करके लिख लीजिए। अब ऑब्वियस सी बात है, लाइक वाला भी करवाना पड़ेगा ताकि वो चीज़ भी क्लियर हो जाए जिनको डाउट आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल 1,3-ब्यूटाडाइन के मैंने यहाँ पे ये स्ट्रक्चर्स ले लिए, A, B एंड C आपके पास दिया गया है। तो यहाँ पे मोस्ट स्टेबल कौन सा बन के आ जाएगा, पहले तो ABC लिख लेते हैं। मोस्ट तो हमारे पास बन जाएगा A, कोई दो राय नहीं है, बिकॉज बाकी दोनों में ऑक्टेट इनकम्प्लीटेड है, बिकॉज C के ऊपर प्लस है। यहाँ पे अनलाइक चार्जेस प्रेजेंट है सेम तरह के एटम के ऊपर, मतलब कार्बन कार्बन, जब पास में होंगे वो कंबाइन करने की कोशिश कर रहे होंगे ताकि वो ये बन जाए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, इसलिए ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल बन जाएगा। तो A विल बी मोर स्टेबल देन C विल बी मोर स्टेबल देन B। लिख लीजिए मेरे भाई पॉज करके, आई होप सबको समझ आ रहा हो। दिमाग लगाइए, आंसर लाइए, हर क्वेश्चन को इंडिविजुअल क्वेश्चन की तरह ट्रीट करो, वरना हम भी तो 2 क्वेश्चन करवा के छोड़ सकते हैं आपको। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये दिया गया C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे है O माइनस, इसी का हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर दे दिया हो ट्रिपल बॉन्ड N। आपको शीट भी दी जाएगी तो शीट भी ढंग से करनी है, रोज का होमवर्क रोज करना है। ओके, ट्राई करिए इसको पॉज करके। क्वेश्चन वही है, स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको कंपेयर करने का है कि कौन ज़्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल। ठीक है, मेरे हिसाब से दिक्कत तो नहीं होनी। ओके, आई होप आपने ट्राई कर लिया। अब देखिए ध्यान से, पहली बात ऑक्टेट कंप्लीशन देख लेते हैं। यहाँ पे भी कंप्लीटेड है सभी का, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। जब तीनों में ऑक्टेट कंप्लीटेड है और तीनों में चार्जेस भी सेम है, थोड़ा और सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे नेगेटिव जो है वो है ऑक्सीजन के ऊपर, यहाँ पे जो नेगेटिव है वो है कार्बन के ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर। कौन सा ज़्यादा स्टेबल बनेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली चीज़ जो आप बचपन से पढ़ रहे हो, बस ये बन के। ठीक है, इसके और क्वेश्चंस आपको कम से कम 20 से 30 क्वेश्चंस और आपको शीट के अंदर भी मिल जाएंगे, तो वो भी आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब मैंने आपको, पहले पॉज करके लिख लेना, अब मैंने आपको एक पेज छुड़वाया था, उसी के ऊपर हम लोग वापस आ जाते हैं, इसी को हम पूरा करेंगे।
तो सबसे पहले पॉइंट लिख लीजिए, इसके अंदर पॉइंट लिख लीजिए, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, लिखिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स with more number of benzenoid rings, resonance structures with more number of benzenoid rings are more stable. Resonance structures with more number of benzenoid rings are more stable. More stable. बेंजीनॉइड रिंग बोलने का मतलब क्या है, अभी हम वो समझते हैं। उससे पहले क्विक रिवीजन ऑफ बेंजीन। बेंजीन में मैथमेटिकली 2 ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होते हैं। आप बोलोगे भाई चार्ज वाले क्यों नहीं लेते हम, बिकॉज चार्ज वाले कम है ना, कॉन्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू 0 है। तो अगर मैं बोलता हूं कि ये मॉलिक्यूल ए है, इसको हम मान लेते हैं ये मॉलिक्यूल। अच्छा, दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा होना चाहिए, अगर मैं वो पूछना चाहूँ। दोनों इक्वली स्टेबल होंगे ना, दोनों इक्वली स्टेबल क्यों होंगे, बिकॉज यहाँ पे दोनों के दोनों अप्रॉक्सीमेटली आइडेंटिकल ही हैं। अगर हम लॉजिकली देखें तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, दोनों इक्वली स्टेबल है। अब आइए, अब इसका एप्लीकेशन बताते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली इसमें लोगों को कंफ्यूजन होता है, जितना मैंने पुराने बैचेस में भी देखा है। तो एक क्वेश्चन लीजिए, फिर आपको समझ आएगा, ठीक है। तो मैंने आपसे बोला कि नैप्थलीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हमें बना के दिखाइए। अच्छा, नैप्थलीन क्या होता है पहले वो भी देख लीजिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये होता है नैप्थलीन। ट्राई करिए पॉज करके नंबर सही लाने की कोशिश करिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं बात करता हूं बेंजीन के बारे में, तो बेंजीन के 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं। अभी दिखाया ना आपको, अभी दिखाया क्या, पहले से पता है। तो पहले वाले को हम बोल लेते हैं ए एंड दूसरे वाले को हम बोल लेते हैं बी। हमारे एग्जाम आइए, ये है ए, ये है बी। अब देखो पी एंड सी लगाते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं इस मॉलिक्यूल की, तो मैंने आपको बना के दिया, यहां पे ये कौन सी बेंजीनॉइड है, ये कौन सी बेंजीनॉइड है, ये है बी वाली बेंजीनॉइड। क्या ये वाली रिंग बेंजीनॉइड है, नहीं। देखो ना, साइक्लोहेक्सेन के अंदर 2 बॉन्ड है, तो ना ही वो ए वाला है ना ही वो बी वाला है। अब देखिए, हमने इसका स्केलेटन बनाया, थोड़ा पीएनसी खेलते हैं। और क्या मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैंने पहले वाले में बी बनाया, इसमें मैंने पहले वाले में ए बना दिया, ये ए बना दिया, बनाइए। तो बाकी डबल बॉन्ड्स को एडजस्ट कर दीजिए, ये बनेंगे। तो अब मैंने ये देखा कि मेरे भाई ये तो ए है, वो तो सही बात है आपकी, लेकिन जो दूसरी वाली रिंग है क्या वो बी नहीं है, वो बी है ना, देखिए समझ आ रहा है। जो बीच वाला डबल बॉन्ड है, जैसे आपको पता है ना बैंड्रा वर्ली जो सी लिंक है, तो ना ही वो बैंड्रा का है ना ही वो वर्ली का है, वो बस बीच में कनेक्शन दे रहा है। तो वही चीज यहां पे हो रही है ना। तो ये जो बीच वाला डबल बॉन्ड है, ना ही वो लेफ्ट वाली रिंग का है ना ही वो राइट वाली रिंग का, बिकॉज आप इसको ऐसा भी बना सकते हो। कोई और पर्सन आया, बोला नहीं भाई मेरा तो लेफ्ट हैंड साइड नहीं मन है, राइट हैंड साइड बना दो, ये दोनों सेम बन के आ जाएंगे। लेफ्ट में बनाओ राइट में बनाओ, दोनों आइडेंटिकल है। तीसरी पॉसिबिलिटी और क्या हो सकती है, पहले स्केलेटन बना लेते हैं। और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, बी ए हो गया कवर्ड, दूसरी रिंग में बी हुआ है तो ए बनाना पड़ेगा मैथमेटिकली, बस वही बच रहा है, बाकी बैलेंस कर दीजिए तो ये बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ए ले लिया। क्या कोई और मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल भी नहीं करती है भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं करती, ठीक है।
तो अगर मैं अब देखो फिफ्थ रूल का एप्लीकेशन, अब वो काम आएगा। तो स्टेबिलिटी कंपैरिजन के लिए इसको हम x मान लेते हैं, y मान लेते हैं, z मान लेते हैं। रूल क्या बोलता है? मोर नंबर ऑफ बेंजीनॉइड रिंग्स मींस मोर स्टेबिलिटी। तो कहाँ पे ज्यादा है? 2 यहाँ पे है, बाकी सब में एक एक। तो y इज मोर स्टेबल देन x विच इज इक्वल टू z। तो ये हमारे पास बन के आ जाएगा इसका आंसर। लिख लीजिए इसको पॉज करके। अब ऑब्वियसली डाउट आ रहा होगा कुछ लोगों को कि भाई बेंजीनॉइड से स्टेबिलिटी क्यों बढ़ रही है। इसका आंसर आपको पता चलेगा जब हम एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे जीओसी में, ठीक है। एरोमेटिसिटी के द्वारा ये बन के आता है हकल्स रूल के द्वारा। ओके, नंबर पी पे आइए, लिखिए। सेम क्वेश्चन है, पहले मैंने आपके लिए नैप्थलीन करवाया, अब मैंने बोला डिराइव दी स्ट्रक्चर्स फॉर एंथ्रासीन। डिराइव दी नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स फॉर एंथ्रासीन। एंथ्रासीन क्या है मॉलिक्यूल, वो देख लीजिए। तो आपको मैं बना के दे देता हूं, वो है ये मॉलिक्यूल, दिस इज एंथ्रासीन, ठीक है। वंस अगेन बेंजीन के 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक को हमने बोल दिया है ए, एक को हमने बोला है बी। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो हमने बनाया बाय डिफॉल्ट, उसमें हमें दिखाई दे रहा है कि ये वाला मॉलिक्यूल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड ये वाली साइड बी को रिप्रेजेंट कर रही है। समझ आया नहीं आया? और सोचते हैं और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहले हम बना लेते हैं इसका स्केलेटन। देखो एक तरीका क्या हो गया, बॉन्ड शिफ्ट करवा करवा के आप देख रहे हो, ये उसमें कभी कभी क्या होता है, मिस्टेक हो जाती है, कुछ ना कुछ मिस हो जाता है। अब मैंने बोला कि यहाँ पे मुझे ए दिखाई दे रहा है, तो मैथमेटिकली एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पे बी बन जाए, तो बी बना लेते हैं। तो बी हो जाएगा ऐसा, बाकी सब डबल बॉन्ड्स लगा देते हैं, ये मेरे भाई हो जाएगा बी। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? अच्छा, और पॉसिबिलिटीज के ऊपर चलते हैं। अभी तक हमने लास्ट वाली रिंग से कोई छेड़छाड़ ही नहीं की, उसको देख लेते हैं। तो मैंने बोला कि मैं लास्ट वाली रिंग को ए बनाना चाहता हूं, बना लेते हैं ए की तरह, तो ये बन जाएगा। बाकी सब डबल बॉन्ड्स लगा दीजिए, ये बन जाएगा ए। और क्या मैथमेटिकल पॉसिबल सिनेरियो बच रहा है? ये बच रहा है ना कि इधर बी था, अब मैं इसको ए भी तो कर सकता हूं। आइए, या मैं राइट हैंड साइड वाली रिंग में भी छेड़खानी कर सकता हूं, वो अभी आपका डाउट आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये स्केलेटन बनाया, बीच वाली को बी था, बीच वाली को अब मैं ए करना चाह रहा हूं, कर दीजिए। बाकी से डबल बॉन्ड लगा दीजिए। जिन लोगों को डाउट आ रहा होगा कि आपने इस ए को बी क्यों नहीं किया, दोनों सेम है, ठीक है, दोनों के दोनों सेम है ना। ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा। क्या कोई और मैथमेटिकल सिनेरियो बच रहा है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। हर रिंग में ए बी पॉसिबल था, हर रिंग में आपको ए बी करके भी दिखा दिया। अगर हम स्टेबिलिटी कंपैरिजन की बात करें, इसको मान लेते हैं एक्स वाई जेड, तो Z1 मानना पड़ेगा, अब क्या कर सकते हैं। तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? X एंड Z1 की, दोनों की सेम स्टेबिलिटी है, एंड Y एंड Z की कम स्टेबिलिटी है। तो ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर भी बन के आ जाएगा। पॉज करके लिख लीजिए, समझ आ रहा है? ये आपके पास रूल एप्लीकेशन है, रूल का एप्लीकेशन है। टोटल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर इक्वल टू 4। पिछले क्वेश्चन में जो हमने ये करवाया था नैप्थलीन, यहाँ पे टोटल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर इक्वल टू 3। क्या आपको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिख रहा है? बेंजीन के 2 थे, नैप्थलीन के 3 हैं, एंथ्रासीन के 4 हैं। ऑब्वियस सी बात है, जो हम लेना चाहेंगे अब फिनैंथ्रीन। ट्राई करिए इसको एज अ होमवर्क, लेकिन मैं आपको आंसर बता रहा हूं तो कमेंट सेक्शन में लिखने की जरूरत नहीं। इस वाले का आंसर जो पूछा जाए उसका तो लिख दिया करो, जो ना पूछा जाए उसका कोई ज़रूरत नहीं है।
जैसे ये, इसका ऑलरेडी मैं आपको आंसर दे रहा हूँ, आपको पता है ये क्या होने वाला है, इसका आंसर हो जाएगा 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर। लेकिन वो मजेदार चीज नहीं है, मजेदार चीज कब होगा, जब आप स्टेबिलिटी कंपैरिजन को करोगे एज अ होमवर्क इस नंबर क्यू के अंदर, इस नंबर क्यू के अंदर। ठीक है भाई साहब, समझ आ गया, पॉज करके लिख लीजिए इसको। आइए नंबर आर, नंबर आर, इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन के अंदर। क्वेश्चन यही है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग क्वेश्चन, बिकॉज क्वेश्चन भी वही है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स फॉर द गिवन, चलो इस बार मैं आपको ऐसे देता हूँ, रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर द गिवन रेजोनेंस हाइब्रिड। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। ये आपके पास मैं मॉलिक्यूल दे रहा हूँ, रेजोनेंस भी, इस सर्कल मतलब क्या है, बेंजीन। और तो ये मॉलिक्यूल है, मैंने आपसे बोला है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स फॉर द गिवन रेजोनेंस हाइब्रिड, फॉर द गिवन रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है मेरे भाई, पॉज करके लिख लिया है। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, अब हम टॉपिक चेंज कर रहे हैं, रेजोनेंस के आखिरी पार्ट पे जा रहे हैं। हेडिंग डाल लीजिए, मीजोमेरिक इफेक्ट। जैसे कोई अगर ये सोच रहा हो कि मैं SIR कब करवाता हूँ, एसिडिटी के टाइम पे करवाता हूँ, तो वो तब कवर्ड होगा, काउंटर रेजोनेंस, SIR, वो सब। मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, लिखिए इसके अंदर। पहले लिखने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट होता था, उसी का बड़ा भाई है मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट। जैसे पहले एग्जांपल देता हूँ, फिर थ्योरी लिखवाता हूँ। ठीक है, एग्जांपल देखिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जो है CH2 डबल बॉन्ड CH NH2। मीजोमेरिक इफेक्ट ऑब्वियसली किसकी वजह से आएगा, रेजोनेंस की वजह से आएगा। ठीक, किसकी वजह से आएगा, रेजोनेंस की वजह से आएगा। ध्यान से देखिए, इधर से इधर, इधर से इधर। तो जब हमने रेजोनेंस किया तो हमें दिखाई दिया कि कोई दे रहा है, कोई ले रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट के टाइम पे भी भाई साहब सेम हो रहा था, कोई दे रहा था तो कोई ले रहा था। लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस के टाइम पे देना लेना हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए समझने के लिए। फॉर एग्जांपल आपको दिया गया है ये, अगर हम यहाँ पे रेजोनेंस करवाएं, को डाउट आ रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों नहीं हुआ, फिर N+ बन जाएगा ना, और वो भी ऐसा N+ जिसको ऑक्टेट भी कंप्लीटेड नहीं है, तो भयंकर अनस्टेबल। तो इस प्रकार से इसी डायरेक्शन में होगा रेजोनेंस, तो ये बन जाएगा। समझ आ रहा है? आप बोलोगे ये सब चल क्या रहा है, तो बहुत आसान है। एक गलत फहमी को मैं एक्चुअली रिमूव करना चाह रहा हूँ, मैं ये करवा, बिकॉज कुछ लोग ये बोल देते हैं कि +R - R इज द सेम एज +M - M। तो JEE तक तो वो सही है, लेकिन जब आप जैसे IITs जाओगे या हायर कॉलेजेस में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वो एक्चुअल में गलत होता है। कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ये समझ लीजिए, तो यहाँ पे मुझे क्या समझ आ रहा है, ये सब देखते हुए, ये सब देखते हुए मुझे ये समझ आ रहा है कि ये वाला ग्रुप जो है वो दे रहा है, एंड ये वाला ग्रुप ले रहा है। किसके टाइम पे, रेजोनेंस के टाइम पे। ये दे रहा है, ये ले रहा है रेजोनेंस के टाइम पे। इधर कोई भी दे नहीं रहा, कोई भी ले नहीं रहा। दिस इज द डिफरेंस, प्लीज अंडरस्टैंड।
क्या यहां पे रेजोनेंस हो रहा है? बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या यहां पे मीजोमेरिक इफेक्ट है? वो नहीं है, बिकॉज कोई लेना देना नहीं हो रहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? ऊपर देखिए, लेना देना हो रहा है, लेना देना हो रहा है। तो जहां पे लेना देना हो रहा होगा रेजोनेंस के टाइम पे, उसी फिनोमिना को हम बोल देते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट। जैसे जो दे रहा होगा वो दिखाएगा प्लस एम, या जे के टाइम पे हम प्लस आर भी बोल देते हैं। जो लेने वाला होगा वो दिखा रहा होगा माइनस एम या माइनस आर। इट हैज नो रोल विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेने वाला माइनस एम, देने वाला। अब समझ आया या नहीं आया? ठीक है, तो ये चीज होती है रेजोनेंस एंड मीजोमेरिक इफेक्ट में, बस लेने देने का अंतर होता है। मीजोमेरिक भी रेजोनेंस का सबसेट है, आप ये बोल सकते। तो लिख लीजिए इसको पॉज करके, लॉजिक तो आपको समझ आ ही गया होगा क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, अब हम इसकी आपको थ्योरी भी लिखवा देते हैं। तो लिख लीजिए थ्योरी, लिख लीजिए भाई साहब थ्योरी। नंबर 1 पॉइंट, सोचिए एक बार, क्या ये इफेक्ट परमानेंट होना चाहिए या टेम्पररी होना चाहिए? क्या ये इफेक्ट परमानेंट होना चाहिए, टेम्पररी होना चाहिए? ये हमारे पास मेरे भाई परमानेंट इफेक्ट है। ये हमारे पास भाई साहब परमानेंट इफेक्ट है। कैसे परमानेंट है? मॉलिक्यूल हमेशा रहेगा, रेजोनेंस तो हमेशा रहती ही है, तभी तो वो रेजोनेंस हाइब्रिड में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसलिए ये हमारे पास एक परमानेंट इफेक्ट होता है। सेकेंड पॉइंट लिखिए। अब डेफिनेशन हम आपको लिखवा रहे हैं, वही जो आपको मैंने हिंदी में समझा दिया लेना देना वाला एग्जाम्पल लेके, उसी को अब हम प्रोफेशनली लिख लेते हैं। लिखिए मीजोमेरिक रेजोनेंस, मीजोमेरिक रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट is defined as the permanent displacement, mesomeric effect or mesomeric resonance is defined as the permanent displacement of the pi electron density, डेंसिटी बोल लीजिए, क्लाउड बोल लीजिए, दोनों का सेम मतलब होता है, is defined as the permanent displacement of the pi electron density or a pi electron cloud of a conjugated system due to the p orbital of a directly attached system, of a directly attached system। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखिए, इट इज अ ग्रुप डिपेंडेंट फिनोमिनन, इट इज अ ग्रुप। अब ये कैसे हुआ? पिछले पेज पे दिखाया ना, कोई दे रहा है तो कोई ले रहा है, तो ग्रुप के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो देगा या लेगा। इट इज अ ग्रुप डिपेंडेंट फिनोमिनन। फोर्थ पॉइंट लिखिए, उससे पहले पिछले पेज को एक बार ऑब्जर्व करिए। क्या मीजोमेरिक इफेक्ट के टाइम पे मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी चेंज हो रही है या वो कांस्टेंट है? सोचिए, तो वो चेंज हो रही है। ध्यान से देखिए, जैसे इस मॉलिक्यूल को अगर मैं ए बोलता हूं, इस मॉलिक्यूल को अगर मैं बी बोलता हूं, तो दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ए ज्यादा स्टेबल होगा ना बी से। ठीक है, तो वही चीज हो रही है।
तो मीजोमेरिक इफेक्ट के टाइम पे, बिकॉज मीजोमेरिक कुछ भी नहीं है, फैंसी नेम फॉर रेजोनेंस है, वहां पे आपके पास स्टेबिलिटीज चेंज हो रही है, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते, यहाँ पे भी देख, ठीक है। तो लिख लीजिए 4th पॉइंट, रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी ब्रैकेट में स्टेबिलिटी, रेजोनेंस एनर्जी ब्रैकेट में स्टेबिलिटी कैन बी चेंज्ड, कैन बी चेंज्ड। 5th पॉइंट लिखिए, 5th पॉइंट, सोचिए पहले, क्या म्यूजिमेरिक इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब पास में ज़्यादा लग रहा है, दूर में कम लग रहा है, या वो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट के टाइम पे हमने देखा था, इंडक्टिव इफेक्ट वाज डिस्टेंस डिपेंडेंट। 5th पॉइंट ऐड करिए, नेक्स्ट पेज पे समझाते हैं, पहले लिख लीजिए, इट इज अ डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, इट इज a distance independent effect। कैसे, अगले पेज पे बताते हैं। It is a distance independent effect, distance independent effect। आइए अब इसका एग्जांपल समझते हैं क्या बोलना, बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ज़्यादा ही बना दिया, एंड लिखना मत इसको, पहले समझ लो। ये अगर मैं यहाँ पे रेजोनेंस करवाऊं, करवाइए इधर से इधर, इधर से इधर, तो ध्यान से समझना इसको, बिकॉज इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल पॉइंट मैं समझा रहा हूँ। ये बन जाएगा, सिमिलरली ये माइनस इधर से इधर गया, इधर से इधर गया। तो जब हमने ये वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया, तो हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन होता है, बस दिमाग खोलना सीखो, ये बनेगा। सिमिलरली फिर आप और भी बना सकते हो, लेकिन मेरा पॉइंट यहीं से आपको समझ आ जाएगा। देखिए ध्यान से, ये दे रहा है, ये ले रहा है, ये तो हमें समझ आ रहा है, देने वाला देने वाला, लेने वाला देने वाला। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं वो ध्यान से देखिए। तो जो माइनस चार्ज यहां पे है, अगर मैं बोलता हूं कि लेट मी से, लेट, ये 1 कूलम है, समझाने के लिए 1 कूलम से कम ही होगा, तो ये 1 कूलम प्लस में होगा, ये माइनस में होगा, ये तो सबको समझ आता है ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो मेरे भाई जब यहां पे वो 1 कूलम है, तो क्या ये अभी भी -1 कूलम नहीं होगा क्या? क्या वो दूर चला गया तो वो कम हो गया? नहीं, समझ आया नहीं आया? तो इसलिए ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है, बिकॉज जो यहाँ पे है वो यहाँ पे है, जो यहाँ पे जाएगा वो भी -1 रहेगा, जो यहाँ पे जाएगा सबसे दूर वो भी -1 रहने वाला है। आया समझ या नहीं आया? ठीक है, इसलिए जो मीजोमेरिक इफेक्ट होता है, दैट इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट। ठीक है, पॉज करके लिख लीजिए। आइए अब लिख लेते हैं इसको जैसे हमने लिखा था इंडक्टिव इफेक्ट के टाइम पे। तो मीजोमेरिक इफेक्ट इज ऑफ 2 टाइप्स, मीजोमेरिक इफेक्ट इज ऑफ 2 टाइप्स, जो आपको समझ आ ही रहा है। एक होता है +m और एक होता है -m, होता है -m। +m का मतलब क्या है सिंपल लैंग्वेज में, देने वाला, तो उसको हम प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। -m का मतलब होता है लेने वाला, तो हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अच्छा, अब मेरे एक क्वेश्चन का सोच के आंसर करिए कि मीजोमेरिक इफेक्ट है एंड इंडक्टिव इफेक्ट है, दोनों इफेक्ट्स में से ज़्यादा पावरफुल कौन सा इफेक्ट होना चाहिए?
एक जगह मीजोमेरिक इफेक्ट है, एक जगह इंडक्टिव इफेक्ट है। दोनों इफेक्ट में से ज़्यादा पावरफुल इफेक्ट कौन सा होना चाहिए? ध्यान से देखिए, मीजोमेरिक विल बी पावरफुल देन इंडक्टिव। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? बिकॉज मीजोमेरिक में लिटरली प्रॉपर चार्ज ट्रेवल कर रहा है, -1, कुछ डेल्टा वेल्टा नहीं है, प्रॉपर माइनस प्रॉपर माइनस। तो चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगी, कॉमन सेंस है। इसलिए जो मीजोमेरिक इफेक्ट रहेगा वो इंडक्टिव इफेक्ट से पावरफुल या डोमिनेटिंग इफेक्ट रहने वाला है। देख लीजिए इसको पॉज करके, मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल चीज़ बताई है। वैसे तो ये सिंपल होता है लेकिन समझ आना चाहिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर टी। मैंने आपसे बोला है कि मैंने आपको 3 ग्रुप दिए, NH2, ASH2 मतलब आर्सेनिक, NP होता है ना फॉस्फोरस, एंड ASH2। पॉज करके ये सोचिए मेरे क्वेश्चन को कि प्लस एम इफेक्ट का ऑर्डर क्या होना चाहिए? प्लस एम इफेक्ट का ऑर्डर क्या होना चाहिए? ठीक है, सोचिए फिर। देखिए, अगर मैं बात करता हूं NH2, अब कुछ लोगों के हिसाब से यार ऑर्डर कैसे आ जाएगा इसमें भाई, तीनों में तो एक ही लोन पे सबका सेम होना चाहिए। नहीं, देखिए, तो मैंने ये लिया एक जगह। आप बोल रहे कि ये क्यों ले रहा हूं मैं? बिकॉज रेजोनेंस के टाइम पे ही तो मीजोमेरिक दिखेगा ना। तो आप किसी के साथ भी रेजोनेंस दे सकते हो। आपने बेंजीन के साथ लगाना है, बेंजीन के साथ लगा दो, क्या फर्क पड़ रहा? ओके, अब देखिए ध्यान से, कार्बन का जो ऑर्बिटल है वो ये है, जो नाइट्रोजन का भी है वो भी तो इसी साइज का है ना, साइज का है, कार्बन एंड नाइट्रोजन। अगर मैं बात सेम पीरियड में आते हैं, अगर हम बात करते हैं इधर, तो अगर कार्बन वाले का पी ऑर्बिटल का साइज ये है तो फॉस्फोरस वाले का तो ज़्यादा होगा ना, बिकॉज मेरे भाई वो तो 3p में आ रहा है। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, तो फॉस्फोरस वाले का ज़्यादा बड़ा साइज होना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं आखिरी वाले में बात करूं तो आर्सेनिक का तो साइज और बड़ा होना चाहिए, आर्सेनिक का साइज तो और बड़ा होना चाहिए। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? ओवरलैप। बेटर ओवरलैप हमारे पास कौन से सिनारियों में हो रहा होगा? देखो ना, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा ओवरलैप होगा, यहाँ पे कम हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। ओवरलैप मतलब ऐसे साथ में बैठना, दोनों हाथ बेस्ट बैठ पाएंगे साथ में यहाँ पे, लेकिन एक बड़ा हाथ एक छोटा हाथ है तो बहुत सारा एरिया खाली रह जाएगा, फालतू रह जाएगा। इसलिए जो NH2 का बनेगा प्लस एम, वो PH2 से बेटर बनेगा एंड वो ASH2 से भी बेटर बन के आ जाएगा। ठीक है, पॉज करके लिख लीजिए। नेक्स्ट नंबर यू। मैंने आपको बोला है सेम क्वेश्चन, आपके पास है NH2, OH एंड फ्लोरीन। पॉज करके सोचिए कि प्लस एम इफेक्ट का क्या ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तीनों के तीनों सेम ही पीरियड में है, तो अप्रोक्सीमेटली सभी का साइज भी सेम हो जाएगा। दैट इज नॉट द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, राइट। लेकिन हमें ये सोचना है कि कौन जल्दी देगा। तो नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जल्दी दे पाएगा, ऑक्सीजन थोड़ा कम, फ्लोरीन सबसे कम जब मैं अटैच करूंगा, इसलिए ये आपके पास बन के आ जाएगा प्लस एम का। सब लॉजिकल है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया OH, SH, SEH। सेम क्वेश्चन है कि प्लस एम का ऑर्डर कहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे भी सेम फंडा यूज़ हो जाएगा जो पिछले पेज पे हमने देखा साइज वाला। तो यहाँ पे OH वाले में बेटर ओवरलैप हमें मिलेगा, इसलिए उसमें ज़्यादा अच्छा प्लस एम हमारे पास बन के आ जाएगा, ज़्यादा अच्छा प्लस एम बन के आ, सेम रीज़न जो यहाँ पे था। ठीक है, तो अब हम एक बार प्रॉपर तरीके से प्लस एम प्लस माइनस एम वाले की डेफिनेशन भी लिख लेते हैं ताकि वो भी नोट्स में ऐड हो जाए। लिखिए प्लस एम और प्लस आर इफेक्ट।
प्लस एम और प्लस आर इफेक्ट। देखिए इसके अंदर द इफेक्ट ऑफ द रेजोनेंस, द इफेक्ट ऑफ द रेजोनेंस which causes the displacement of which causes the displacement of the electron density, मूव क्या करती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करती है रेजोनेंस के टाइम पे, ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी away from the group is known as the plus m effect। जैसे हमने NH2 के टाइम पे देखा ना, या OH का एग्जांपल ले लेते हैं, ग्रुप से दूर मूव कर रही है, OH से दूर मूव कर रही है, इसीलिए वो बन के आ जाएगा प्लस m इफेक्ट, प्लस m। सिमिलरली माइनस m में लिख लीजिए इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस which causes the displacement of the electron density towards the group is known as the minus m effect, जैसे फॉर एग्जांपल अभी तक के लिए हमने C ट्रिपल बॉन्ड N में देखा था, तो यहाँ पे इस तरफ टूवर्ड्स, ठीक है, ग्रुप की तरफ, तो उसको हम बोल देते हैं माइनस m इफेक्ट। पॉज करके लिख लीजिए माइनस m, ठीक है, सिंपल। तो मैंने आपको दुनिया का कोई भी ग्रुप दे दिया, तो आपको क्या करने का है, तो रेजोनेंस में अटैच करिए एंड उसके ऊपर का इफेक्ट देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर W पे आइए, सब डिराइव्ड है भाई, कोई सीरीज नहीं है इसमें, सब डिराइव्ड। ट्राई करिए इसको जो मैं आपको दे रहा हूँ, UVW X ये है, OCH3 Y हमारे पास रहेगा O माइनस। क्वेश्चन यही है, प्लस m माइनस m डिसाइड करने का है आपको। फॉर एग्जाम्पल ये Z, आइए चारों को डिस्कस कर लेते हैं। इसको क्या किया मैंने, किसी भी मॉलिक्यूल में आपको देखना है कि वो प्लस m दिखा रहा है या माइनस m दिखा रहा है, तो हमें देखना पड़ेगा कि रेजोनेंस के टाइम पे हो क्या रहा है। तो मेरे भाई रेजोनेंस के टाइम पे मैंने ये देखा कि जो हमारे पास ग्रुप है उसके जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो उसकी तरफ आ रही है, ऐसा मतलब वो खींच रहा है। आप बोलोगे उल्टी तरफ क्यों नहीं किया, फिर O प्लस बन जाएगा ना, एंड O प्लस भी ऐसा जिसके ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन है, भयंकर अनस्टेबल, कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये दिखाएगा माइनस m इफेक्ट। सिमिलरली OCH3 ऑक्सीजन की लोन पेयर देगा, तो प्लस m, O माइनस, प्लस m एंड प्लस I भी, एंड ये दिखाएगा। समझ आया या नहीं आया, ठीक है। आइए Z1 ट्राई करिए। मैंने आपको बोला है कि प्लस m का ऑर्डर कंपेयर करिए, H2 माइनस, NH माइनस, O माइनस, प्लस m का ऑर्डर कंपेयर करिए, तो क्या समझ आएगा हमें ये दिखाई दे रहा है कि तीनों के तीनों 2p वाले हैं, कार्बन कार्बन के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी बिकॉज सभी का ऑर्बिटल साइज सेम है। कौन जल्दी देगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, तो जो प्लस m का ऑर्डर बन जाएगा वो ये बन जाए Z2 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। प्लस m का ऑर्डर कंपेयर करिए, प्लस m का ऑर्डर कंपेयर करिए, क्या हो जाएगा भाई साहब। यहाँ पे आप बोलोगे भाई फ्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे ओवरलैप डोमिनेट करेगा ना, बिकॉज डाउन द ग्रुप साइज मैटर करता है।
तो 2p में बेटर ओवरलैप हो जाएगा, इसलिए फ्लोरीन का बेटर प्लस एम बन जाए। लिख लीजिए पॉज करके, लिख लीजिए पॉज करके। नेक्स्ट Z3। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया है NH2, आपको दिया गया है NCH3, मतलब 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री दे नहीं सकता तो मतलब ही नहीं है कुछ। क्वेश्चन सेम है, प्लस एम का ऑर्डर कंपेयर करिए, प्लस एम का ऑर्डर कंपेयर करिए, ये हमसे बोला। ठीक है, ध्यान से देखिए, करेक्ट ऑर्डर क्या बनेगा, करेक्ट ऑर्डर ये बनेगा। अगर आपने उल्टा सोचा है तो एक बार इंडक्टिव इफेक्ट रिवाइज करिए, इंडक्टिव इफेक्ट रिवाइज करिए। Z4 फॉर एग्जाम्पल हमें दिया गया है NH3 डबल बॉन्ड OCH3, ये ग्रुप कौन सा इफेक्ट दिखा रहा है हमसे पूछा गया है। तो देखो यहाँ पे मैं 2-3 चीजें आपको क्लियर करना चाहता हूँ जो लोगों को कंफ्यूजन रहती है। पहली बात, ग्रुप में इंटरनली कुछ भी हो रहा हो उससे हमें मतलब ही नहीं है, बिकॉज ग्रुप अंदर अंदर क्या करे, जैसे फॉर एग्जांपल फिजिक्स में आप देखते हो ना मस्कुलर एनर्जी, उससे हमें मतलब नहीं रहता सिस्टम में, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम उसको मान लेते हैं जीरो। क्यों, मतलब नेट में कैंसिल मान लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे वही हो रहा है, ये दे रहा है तो ले रहा है, तो कोई देने वाला लेने वाला कैंसिल हो जाएगा नेट में इंटरनली। हमें मतलब होता है कि बाहर वाले के साथ, मेरे भाई बाहर वाले के साथ क्या कर रहा है ये, तो बाहर वाला तो ये है, वहां पे ये ग्रुप दे रहा है, सिंपल सिंपल। तो ये दे रहा है इसलिए ये दिखाएगा प्लस एम, तो जो Z4 का आंसर है वो बन जाएगा प्लस एम। ठीक है, तो अभी तक हमें क्या समझ आया, अभी तक हमें समझ आया कि अगर मुझे किसी भी ग्रुप का प्लस एम या माइनस एम देखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो कोई भी ग्रुप है अगर मुझे उसका प्लस एम या माइनस एम देखना है, नहीं आया, रेजोनेटिंग सिस्टम के साथ अटैच किया, उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना लिया। लेकिन ऑब्वियस सी बात है ये थोड़ा मेहनत वाला तरीका है, कभी फेल नहीं होगा लेकिन मेहनत ज़्यादा है। तो अब हम आते हैं, पहले पॉज करके लिख लीजिए, अब हम आते हैं थोड़े स्मार्ट तरीके के ऊपर, अब हम आते हैं थोड़ा सा स्मार्ट तरीके के ऊपर। देखिए, तो प्लस एम का मतलब है देना, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो जब वो दे रहा है तो उसके पास देने के लिए कुछ होना चाहिए, देने के लिए कुछ होना चाहिए, और वो चीज़ क्या हो सकती है, वो हो सकता है माइनस चार्ज, वो हो सकता है लोन पेयर, वो हो सकता है पाई बॉन्ड, जैसे हमने गॉड्स इक्वेशन में देखा था। आज के एग्जांपल देख लो, NH2 कैसे दे रहा है, बिकॉज लोन पेयर है। ठीक है, अच्छा, माइनस एम का मतलब है लेना, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब लेने के लिए जगह होनी चाहिए, लेने के लिए आपके घर पे कोई गेस्ट आए उसको रखने के लिए कुछ रूम्स खाली रहने चाहिए ना, तो वो ये हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं वेकेंट ऑर्बिटल। तो लेने की जगह को हम बोलते हैं वेकेंट ऑर्बिटल। जैसे एग्जांपल देखिए, पहले अभी बहुत सारे एग्जांपल हम करवाएंगे, पहले इस पेज पे देख लीजिए 2-3 एग्जांपल समझने के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने बोला फ्लोरीन एंड क्लोरीन, तो ले लेते हैं। तो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s2 2p5। क्या इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, बिल्कुल नहीं है, बिकॉज 2D करके कुछ होता ही नहीं है, जब रूम ही खाली नहीं है तो वो लेके कहाँ पे रखेगा। इसलिए जब इसके पास लोन पेयर है तो ये दे जरूर सकता है
लेकिन ले नहीं सकता। अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो हो जाएगी नियॉन 3s2 3p5। क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 के लिए 3D एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करता है। बस हम लिखते इसलिए नहीं है बिकॉज वो पूरा का पूरा खाली पड़ा है, मतलब वहां पे वेकेंट ऑर्बिटल है। तो इसका मतलब ये दे भी सकता है एंड ये ले भी सकता है। आया समझ या नहीं आया? तो बेसिकली देने के लिए कुछ होना चाहिए, लेने के लिए जगह होनी चाहिए। ठीक है, एक और एग्जांपल देख के लिए फिर बहुत सारे करवाएंगे। जैसे मैंने ले लिया एस एच में अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो बन जाएगा नियॉन 3s2 3p4। क्या इसके पास जगह है रखने के लिए? बिल्कुल है। 3D पूरा का पूरा खाली पड़ा है। इसका मतलब क्या है कि ये प्लस एम तो दिखाएगा ही बिकॉज देने के लिए लोन पेयर है, लेकिन माइनस एम भी दिखाएगा बिकॉज लेने के लिए वेकेंट ऑर्बिटल है। पॉज करके लिख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, आइए फिर Z4 हो गया है Z5 पे। अब क्वेश्चन क्या रहेगा? ऑब्वियसली डिसाइड कि ये ग्रुप प्लस एम माइनस एम में से कौन कौन से इफेक्ट्स दिखा रहा है। ट्राई करिए एक बार खुद से। ये मैं लिख देता हूँ 3-4 क्वेश्चन साथ में, खुद से ट्राई करोगे, खुद से सही आंसर लाओगे, उससे आपका और ज़्यादा कॉन्फिडेंस राइज होगा। NH3 प्लस एंड खुद का दिमाग बिल्ड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा पूरा लेक्चर देखो जैसे क्लास में बैठे हो नोटबुक लेके। ठीक है, यहाँ पे कोई मूवी थोड़ी चल रही है जो पॉपकॉर्न लेके बैठे रहते हैं आधे लोग लेक्चर देखते हुए। ठीक है, पूरा का पूरा देखिए आराम से बैठ के, जैसे पढ़ते हो वैसे। CN मैं क्या पूछ रहा हूँ, प्लस एम माइनस एम में से कौन कौन से इफेक्ट्स शो हो रहे हैं? एसिड या एल्डिहाइड या कीटोन या एनहाइड्राइड? मतलब बेसिकली कार्बोनाइल फैमिली की मैं एक ही जगह बात करना चाह रहा हूँ, या एस्टर या अमाइड। कार्बोनाइल फैमिली बोलना। ओके, एस डबल बॉन्ड ओ। ट्राई करिए इन सभी को साथ में, फिर मेरे साथ मैच करिए कि क्या आपने सही आंसर निकाला है या नहीं निकाला। ओके, अब देखते हैं। तो PH2 में ध्यान से देखिए, PH2 में लोन पेयर है देने के लिए तो प्लस एम दिखाएगा। क्या वेकेंट ऑर्बिटल है इसके पास? बिल्कुल है भाई, 3D खाली पड़ा है। माइनस एम भी दिखाएगा। NH3 प्लस ना ही लोन पेयर है ना ही वेकेंट ऑर्बिटल है, तो ना ही प्लस एम ना ही माइनस एम, लेकिन इंडक्टिव के टाइम माइनस आई दिखाता है। PH3 प्लस देने के लिए लोन पेयर नहीं है, लेकिन क्या लेने के लिए वेकेंट ऑर्बिटल है? बिल्कुल 3D खाली पड़ा है। SCH3 देने के लिए लोन पेयर है, रखने के लिए वेकेंट ऑर्बिटल भी है। 3 ट्रिपल बॉन्ड N आपको ऐसे नहीं दिखाई देगा, वो आपको प्रूव करना पड़ेगा, जैसे हमने आपको दिखाया था थोड़े टाइम पहले। तो ये प्लस एम तो नहीं दिखा रहा है, माइनस एम दिखाएगा। कार्बोनाइल फैमिली, एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, एनहाइड्राइड, एस्टर, अमाइड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब क्या दिखाएंगे? थोड़ा सा साइड कर देते हैं इसको। ये सब हमारे पास दिखा देंगे। क्या लोन पेयर है देने के लिए? बिल्कुल नहीं, लेकिन रखने के लिए जगह तो है। अच्छा, अब जगह कैसे है वो देखिए। तो जब भी डाउट आए ना किसी भी ग्रुप के ऊपर, चाहे दुनिया का बिल्कुल नया ग्रुप भी मैंने आपको दे दिया, ठीक है, तो वहां पे क्या करना है? हमें अटैच करना है रेजोनेटिंग सिस्टम के साथ। ध्यान से देखिए, ये है एसिड। रेजोनेंस कैसे होगा? ऐसे होगा। अब बोलोगे उल्टी डायरेक्शन में क्यों नहीं हुआ? बिकॉज फिर O के ऊपर प्लस आएगा एंड ऐसा प्लस आएगा जो आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स पे ही रोक देगा, तो भयंकर अनस्टेबल।
तो ये ले रहा है, ये दे रहा है, समझ आया नहीं आया? तो ये माइनस एम दिखाए। देने के लिए लोन पेयर, लेने के लिए जैसे सी डबल बॉन्ड ओ है वैसे सी डबल बॉन्ड एस डबल बॉन्ड ओ है। यहाँ पे देने के लिए तो लोन पेयर नहीं है, लेकिन लेने के लिए वेकेंट ऑर्बिटल बोल सकते हैं, या जैसे रेजोनेंस के टाइम पे आप बना के देख लो। कैसे बना के देखना है? अटैच कर दीजिए। जो लोग याद करते थे इफेक्ट्स को, देख लीजिए, हर चीज के पीछे लॉजिक है, हर चीज के पीछे मेरे भाई लॉजिक एग्जिस्ट करता है। ठीक है, डन है। एक क्वेश्चन एज अ होमवर्क, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन, चलो कमेंट सेक्शन में नहीं, इसका आंसर मैं आपको बता दूं देता हूं, बिकॉज ऑलरेडी शायद 2-3 क्वेश्चन दे दिए हैं। BH2, BH2 कौन सा इफेक्ट दिखाना चाहिए, प्लस एम या माइनस एम, या कोई भी नहीं? तो ये एक्चुअल में दिखाएगा माइनस एम। देने के लिए लोन पेयर नहीं है, लेकिन रखने के लिए वेकेंट ऑर्बिटल है। बोरॉन हैज अ वेकेंट ऑर्बिटल, बोरॉन फैमिली में आपको बताया भी जाता है ये। ठीक है, तो पॉज करके लिख लीजिए। इसी के साथ हमारा मीजोमेरिक इफेक्ट पूरा हो गया। इसका होमवर्क आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। प्लीज़ मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको बताना कितनी शानदार सीरीज चल रही है। उनको बस इतना बोलना, एक बार इंडक्टिव इफेक्ट का लेक्चर देख लो, एक पूरा लेक्चर देख लो, आपको ऑटोमेटिकली डिफरेंस पता चल जाएगा कैसा कैसा क्या क्या होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ऑल द बेस्ट।